हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि माउंट किलिमंजारो को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ताल वोल्केनो को लेकर के। तो ताल वोल्केनो जो है वो फिलीपींस कंट्री में लोकेटेड है। ये जो ताल वोल्केनो है वो फिलीपींस सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जो मीटिंग पॉइंट है वहां पर लोकेटेड है। इसी की वजह से यहाँ पर वॉल्केनिक और अर्थक्वेक्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो टाइम टू टाइम देखने को मिलती हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज पर, और हम डिस्कस करेंगे, कल हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे इंडिया का जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वहां पर माओइस्ट अटैक देखने को मिला, तो उसी से रिलेटेड एडिटोरियल आया है और इसमें बताया गया है कि ये जो माओइज्म जो एक्टिविटीज़ है उनको हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं और टाइम के साथ में इनको किस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, 2 साल पहले हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलाइट्स या फिर माओइज्म जो है उससे इफेक्टेड एरिया जो है वो पहले ज़्यादा थे। जैसे कि उन्होंने कंपैरिजन किया कि 2010 में हमारे इंडिया के 10 स्टेट के 96 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इससे इफेक्टेड थे, लेकिन 2021 में जाते जाते इस तरीके से गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट न्यू प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स इस तरीके से लॉन्च किए गए कि ये इफेक्टेड एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गई। मतलब पहले 96 डिस्ट्रिक्ट जो अफेक्टेड थे वो अब हो गए 41। लेकिन 1-2 दिन पहले जो माओइस्ट अटैक देखने को मिला, इससे ये लगता है कि भले ही एरिया जो है वो डिक्रीज हो गया है लेकिन उनकी जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज है वो डिक्रीज नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो राइटर है उनका ये बात बोलना है कि ये जो अटैक हुआ है इसको गवर्नमेंट को मेन प्रायोरिटी पर रख करके जो भी हमारे इंटेलिजेंस लूप होल देखने को मिले जिसकी वजह से इस तरीके की एक्टिविटी जो थी उनके बारे में हमें पता नहीं चल पाया, या फिर इस चीज़ को इतना सीरियस तरीके से नहीं लिया जा रहा था कि अच्छा एरिया डिक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, और बहुत सारे लोगों को हम मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे जो माओइस्ट है वो उस एरिया से निकल करके हमारी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसमें एंटर कर रहे हैं, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा जो लग रहा था। उस चीज़ को हमें एक तरीके से साइड में रखे, हमें अभी भी इस प्रॉब्लम के बारे में उसी तरीके से, उसी माइंड के थ्रू जो है वो हमें सोचना चाहिए। तो इस आर्टिकल का मेन टारगेट ये है कि भले ही एरिया डिक्रीज हुआ हो लेकिन जो इशू है वो अभी डिक्रीज नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट की जो जो इनिशिएटिव इस एरिया में जो भी माओइस्ट हैं या जो भी यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो मेनली अफेक्टेड हो जाते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज से, और मेन स्ट्रीम सोसाइटी को छोड़ करके, क्योंकि उनको इस तरीके से बरगलाया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो उनको उनके डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए काम नहीं कर रही है, तो इन सब जग में जो भी लूप होल्स हैं वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए ताकि इस तरीके के इशू जो है, जैसे जैसे एरिया डिक्रीज हुआ वैसे वैसे ये जो इशू है उसको हम कंप्लीट एलिमिनेट कर सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो भी टाइम टू टाइम नई नई स्कीम लॉन्च की है, जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था ऑपरेशन जो ग्रीन हंट है वो लॉन्च किया गया, ऑपरेशन ग्रे हाउंड्स जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर एक तरीके से जो स्पेसिफिक माओइज्म जो इशू है इनको ही टैकल कर सके। 2018 में जो एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया, जिसमें जो भी ऐसे एरिया, जो भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया है उन सभी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जो स्कीम हमने लॉन्च की, तो इन सारे स्कीम का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन इस एरिया में होना चाहिए ताकि इस तरीके का जो इशू है उसको हम खत्म कर सकें। और दूसरा, जो भी हमारी सिक्योरिटी लेवल पर जो भी लूपहोल्स रहे उसको भी हमें टारगेट करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो ना देखने को मिले। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो तमिलनाडु जो स्टेट है वहां पर क्या हुआ कि सैंड माइनर्स जो है उन्होंने एक विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है उसका मर्डर कर दिया है। ओके,
अब यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहली बार वहाँ पर सैंड माइनिंग को लेकर के कोई इशू हुआ है। इससे पहले भी बहुत बार अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर आप बहुत साल पहले, जैसे कि 25 साल पहले का भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा हुआ है कि थिरुवल्लूर का जो डीएम, उन्होंने इसी तरीके के इशू को टैकल करने की कोशिश की तो उनके पर अटैक किया गया। उसके बाद में भी टाइम टू टाइम जो है वो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अलग अलग जो भी इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड जो भी सैंड माइनिंग के खिलाफ में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जो भी ऑफिसर थे, उन सबके खिलाफ में टाइम टू टाइम इस तरीके की एक्टिविटी जो है, अटैक, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई, इस तरीके के इशू देखने को मिलते रहे हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसमें अगर हम बात करें तो उन्होंने सैंड माइनिंग इशू को सॉल्व करने के लिए, देखो उन्होंने कुछ टाइम पहले क्या किया था, उन्होंने किया था ऑनलाइन सिस्टम ऑफ बुकिंग ऑफ सैंड एंड पेमेंट, कि सैंड माइनिंग की जो इलीगल माइनिंग होती है उसको हम कैसे रोकें, कि सैंड की जितनी ज़रूरत है इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और फिर ऑनलाइन ही पेमेंट करवाना होगा, जिससे हम एक तरीके से व्यू कर सकें, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी इलीगल इशू है उनको हम व्यू कर सकें। दूसरा यहाँ पर बताया गया कि एम सैंड, मतलब मैन्युफैक्चर्ड जो सैंड है, जो एक तरीके से रिवर सैंड का अल्टरनेटिव होता है, ये भी एक स्कीम जो है उन्होंने लॉन्च की कि इस तरीके की सैंड जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। लेकिन फिर भी इसकी इन सारी एक्टिविटीज़ के बाद में भी जो इलीगल माइनिंग है वो बंद नहीं हो सकी। तो यहाँ पर हालांकि जो विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हैं जिनकी यहाँ पर डेथ हो गई है, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी तरफ से जो मनी हेल्प है और साथ ही साथ में जॉब का ऑफर उनकी फैमिली को दिया है। लेकिन मेन टारगेट इस आर्टिकल का ये है कि देखो क्या करना है गवर्नमेंट को जो भी अपनी पॉलिसीज है कि हमने ऑनलाइन बुकिंग करवाई, सेंड की, पेमेंट ऑनलाइन लिया, उसके बाद में भी लीगल देखने को मिल रहा है, तो मतलब हमारे कुछ लूप होल है। दूसरा जो एम सेंड, मतलब जो अल्टरनेटिव रिवर सेंड का जो अल्टरनेटिव ढूंढने की यहाँ पर कोशिश की गई, मतलब ये जो है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी लोगों को, तभी जाकर के वो रिवर सैंड के ऊपर अभी भी रिलाई कर रहे हैं। तो इसकी क्वालिटी के ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और साथ ही साथ में जो अपनी इनिशिएटिव हैं, जो अपनी स्कीम्स हैं, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से ये जो इशू है उसको टैकल किया जा सके, क्योंकि इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होता है और तमिलनाडु में इशू जो है वो काफ़ी पुराना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, राइटर ने यहाँ पर जो हमारी रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस किया है। राइटर ने ये बोला है कि देखो अभी वंदे भारत ट्रेन जो है टाइम टू टाइम इनका इनॉग्रेशन अलग अलग एरिया में किया जा रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो लगभग हर वंदे भारत ट्रेन का जो है वो इनॉग्रेट कर रहे हैं। राइटर ने यहाँ पर बोला है कि 2017 से क्या किया गया कि जो जनरल बजट है उसी में रेलवे बजट को इंक्लूड कर दिया गया। पहले रेलवे बजट जो है वो सेपरेट आता था। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बार किसी पीसीएस एग्जाम में पूछ लिया गया था कि रेलवे बजट और जो जनरल बजट है वो कब मर्ज हुआ था। ओके, तो यहाँ पर राइटर जो है उन्होंने बोला है कि देखो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रेलवे का आप ट्रेन तो नई नई जो है वो इंक्लूड कर रहे हो, अच्छी बात है, स्पीड अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम 2050 तक देखें तो रेलवे में जो बर्डन है पॉपुलेशन का वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मतलब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन राइटर ने यहाँ पर देखो एक बात फोकस की है कि जब मर्ज किया जा रहा था इस बजट को, तो एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल में एक सजेशन दिया गया था जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। राइटर ने यहाँ पर बोला है कि न्यू ट्रेन्स के ऊपर जो फोकस किया जा रहा है उसके अलावा हमें फोकस करना चाहिए अलग अलग इशू को लेकर के। जैसे कि एक इशू क्या है कि अभी रेलवे का यूज जो है वो ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है और उसमें भी स्पेसिफिक कोल को हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए रेलवे का यूज़ करते हैं। तो एक तो बेसिक इशू ये है कि कोल का एलिमिनेशन हम जैसे जैसे करेंगे तो ये सारा जो है रेलवे का मतलब जो यूज़ किया जाता है कोल को ट्रांसफ़र करने के लिए वो भी कम किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर राइटर ने मतलब एक तरीके से इशू बताने की कोशिश की है कि कोल में जो है वो हम रेलवे का ज़्यादा यूज़ करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दूसरा यहाँ पर इशू बताया है कि रेलवे की
टाइम पर जो ट्रेन्स हैं वो टाइम पर अराइवल, हालांकि कंपैरिजन अगर हम बहुत पहले टाइम से करें तो काफ़ी ट्रेन्स जो हैं वो अब टाइम पर आने लग गई हैं, टाइम पर अराइवल, टाइम पर जो है उनकी जो भी पहुंचने का और डिपार्ट होने का जो टाइम है वो टाइम पर होने लग गया है, लेकिन अभी भी कुछ इश्यू हैं तो उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बोला है कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हम कितना डेवलप कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर के एक जो ईयरली एस्टिमेशन जो है वो होना चाहिए। जब 2016 में डिसाइड किया गया कि हम मर्ज करेंगे किसको, रेलवे बजट को और जो जनरल बजट है उसको, तब एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो राइटर ने उसका यहाँ पर बेसिक पॉइंट रखा है कि उसमें एक बात रखी गई थी उस आर्टिकल में कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे ईयरली बेसिस पर हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, देखो बजट तो होता है नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेशन, और इकोनॉमिक सर्वे होता है लास्ट ईयर का एस्टिमेशन कि लास्ट ईयर में हमने किस सेक्टर में कितना क्या रखा, कहाँ पर कितना खर्च हुआ, कहाँ पर कितना जो है, मतलब लास्ट ईयर जो है जो बजट था उसके बेसिस पर हमारी जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर इसी बेसिस पर उस आर्टिकल में बोला गया था कि इसी तरीके से हम रेलवे का भी एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करें, और उस एनुअल रिपोर्ट में रेलवे का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना खर्चा किया गया, क्या पॉजिटिव रहा, क्या नेगेटिव रहा, ये सारी बातें जो है वो वहां पर बताई जाए। तो इसके ऊपर हालांकि अभी कोई फोकस नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट भी रखे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी रखे हैं कि किन किन सेक्टर में अभी हमें और फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और अभी WMO वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में बात बोली गई है कि भाई टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है तो सी इरोजन जो है बढ़ रहा है, और सी का जो बॉर्डर एरिया है या फिर जहाँ पर शोर एरिया है, जहाँ पर ज़्यादातर बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर जो है जब सी लेवल बढ़ेगा तो ये यहाँ पर जो रहने वाले सी के बिल्कुल नियर रहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ से क्या होंगे, माइग्रेंट होंगे, और फिर एक जो पॉपुलेशन जो बर्डन है वो अदर एरिया पर इंक्रीज होगा। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज, सी से रिलेटेड एक्टिविटीज में ही, जैसे कि कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर, कुछ अगर हम बात करें जैसे कि फिशिंग एरिया, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो उनका जब ये जो भी उनका वर्क है जब ये एलिमिनेट होगा तो वो किसी और एरिया पर, सेक्टर पर डिपेंड करेंगे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये WMO की जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022, इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से माइग्रेशन इंक्रीज होगा। और यहाँ पर देखो कुछ बातें बताई गई हैं कि अगर इसी तरीके से सी लेवल बढ़ता रहा तो सेंचुरी का जब एंड होगा, मतलब 2100 जब आएगा ईयर, तब सी लेवल जो है वो 2 मीटर तक इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी जो है वो क्या हो जाएगी, अगर 2 मीटर सी लेवल इंक्रीज होता है तो पॉपुलेशन जो है वो कितनी ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगी किसी भी कोस्टल एरिया से। तो यहाँ पर अलग अलग एरिया को लेकर के एस्टिमेशन बता रखा है। ओके, अब देखो यहाँ पर सी लेवल को लेकर के कि कितना सी लेवल बढ़ गया, तो इसके बारे में एक रिपोर्ट दी हुई है कि WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये बात बोलता है कि 1993 से 2022 तक की ही जो सैटेलाइट डाटा है सी लेवल को लेकर के, तो पहले अगर हम 1993 से 2002 के बीच में सी लेवल की बात करें तो 2.27 mm पर ईयर जो है वो इंक्रीज हुआ सी लेवल, लेकिन अभी 2013 से 2022 तक अगर हम बात करें तो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है पर ईयर 4.62 mm पर ईयर। तो आप देखो डबल हो गई है रेट। ओके, और ये सब किसकी वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सी लेवल जो है
ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ में जो ग्रीन हाउसेज गैसेज का जो एमिशन है वो भी बढ़ गया है, और जो सी में CO2 का जो अब्जॉर्बेंस है वो भी बढ़ गया है, जिसका सी का टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ रहा है। तो एक्सपेंशन जो है वाटर का वो भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। मतलब क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इन सब की वजह से इशू जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ओके, और कोस्टल एरिया पर जो कम्युनिटीज रहती हैं वो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगी, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी। यहाँ पर दो स्टडी दी हुई है कि अगर जो टेम्परेचर जो है, अगर हम उसको 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमने टारगेट लिया था कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम टेम्परेचर अर्थ का नहीं बढ़ने देंगे, उससे नीचे ही टेम्परेचर को रखेंगे, तो इसके बेसिस पर भी अगर हम बात करें तो 2100 आते आते जो सी लेवल है वो 26 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। और वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस ये होगा कि 5% चांस ये बोलता है कि 80 सेंटीमीटर जो है तब तक इतना इंक्रीज हो, मतलब टेम्परेचर जो है उसको हम बढ़ने से 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ता रहा टेम्परेचर, हम उसको नहीं रोक पाए। ओके, तो क्या होगा? 80 सेंटीमीटर तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक अलग स्टडी दी हुई है कि अगर टेम्परेचर अर्थ का मतलब हमारा क्लाइमेट जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सी लेवल जो है वो 2100 आते आते तक जो है 51 सेंटीमीटर तक क्या बढ़ जाएगा? सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो ये दे रखा है कि देखिए कि 5% चांस ये कहता है कि ग्लोबल सी लेवल राइज जो है वो 2 मीटर, फ्लडिंग अप टू 1.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 1.2% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया एंड डिस्प्लेसिंग एज मैनी एज 187 मिलियन पीपल। मतलब इतने लोगों को जो है वो क्या कर देगा? एलिमिनेट कर देगा। ओके, मतलब इतने लोग जो है, पहले जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, सी लेवल बढ़ेगा तो एरिया जो है वो मर्ज हो जाएगा सी के अंडर, तो यहाँ से लोग जो है निकल करके दूसरी जगह जाएंगे, अंदर की साइड जाएंगे तो वहाँ पर जो पहले पॉपुलेशन डेंसिटी है उस पर और बर्डन क्रिएट होगा। वहाँ पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिनमें इन्वॉल्व है पहले की पॉपुलेशन, वो जा करके जब लोग वो भी डिपेंड होंगे तो और ज़्यादा जो है वो क्या होगा? बर्डन क्रिएट होगा। ओके, तो एक तो यहाँ पर ये इशू, दूसरा यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि देखो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जब सी लेवल बढ़ेगा तो ग्राउंड वाटर जो है उसमें भी टाइम के साथ में सी वाटर जो है वो मर्ज होता रहेगा। तो ग्राउंड वाटर जो एक फ्रेश वाटर होता है उसमें भी सैलिनिटी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं वो सी लेवल राइज होने से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो जो भी वही हमने 2015 में टारगेट डिसाइड किए थे ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और तभी जा कर के प्रॉब्लम जो है वो उसको हम रोक पाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल है जो सूडान में इशू है, तो उसमें हमारी कौन कौन सी जो सिप हैं वो लगी हुई हैं, तो इसके बारे में बताया गया है कि देखो अगर हम यहाँ पर मैप को व्यू करें तो अभी क्या किया जा रहा है, यहाँ पर है सूडान, पोर्ट सूडान पर जो लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, फिर यहाँ से हमारी जो कुछ सिप जो हैं वो उनको लेकर के आ रही है पोर्ट जेदा पर। ओके, फेरी का रोल प्ले कर रही हैं। तो इसमें पहले INS सुमेधा, INS तेग और INS तरकश जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो रही है। तो इनके नेम जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें डायरेक्टली इनको लेकर के भी कि कौन सी सिप जो है वो उसमें इन्वॉल्व हुई थी, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो INS सुमेधा, INS तेग एंड INS तरकश जो है वो इसमें शामिल है। और ये दोनों लोकेशन जो है ना, पोर्ट सूडान और जेदा की लोकेशन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और देखो UPSC का तो इम्पोर्टेंट एरिया है मेडिटेरियन सी, यहाँ पर जो मेडिटेरियन सी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से घुमा के इसको लेकर के मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो UPSC जरूर पूछता है। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, तो सेम सेक्स मैरिज को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर डिस्कशन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि सेम सेक्स मैरिज जो है इसको अप्रूवल, अगर क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये लेजिस्लेटर का काम है, यहाँ पर जुडिशरी अपना रोल प्ले कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। जुडिशरी ने यहाँ पर ये बोला कि हम ये जो भी कंसर्न है ना आपको लेकर, जैसे बोला जाता है कि आप एज ए पार्टनर जो है वो आप अपनी प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करवा सकते, आपका लाइफ इंश्योरेंस है उसमें आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इन सारे इश्यूज को सोल्व करने के लिए जुडिशरी ने बोला है कि हम फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकते हैं, गवर्नमेंट को पुश कर सकते हैं। सेम सेक्स
जो पार्टनर हैं उनके रिलेटेड जो भी कंसर्न है उनको ईज करने के लिए। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में आप जो सीरीज है यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज क्विज, जिसमें क्वेश्चंस जो है उनके हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रद्युमन सर आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर, स्टैटिक पार्ट, उन सबको कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपके लिए जो बेनिफिशियल है ना, वो सबसे ज़्यादा मतलब उसमें जो भी सिर्फ टॉपिक को, क्वेश्चन को आंसर के थ्रू नहीं कवर करवाया जा रहा है, जो भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है आपको। मतलब इंटीग्रेटेड आपकी स्टडी जो है वो वहाँ पर करवाई जाती है। करंट अफेयर को स्टैटिक पार्ट को करंट अफेयर से रिलेट करके जो भी पॉइंट्स है वो आपको बताए जाते हैं। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट जो भी केसेज है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सब कुछ वहाँ पर आपको कवर करवाया जाता है। ओके, तो आप वीडियो को व्यू कीजिए और जो डेली जो हम प्रैक्टिस सीरीज जो डाल रहे हैं उन वीडियो को भी व्यू कीजिए। ओके, थैंक यू।